नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिकी सैनिक 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद अब पूरी दुनिया के सामने एक बड़े युद्ध का खतरा खड़ा हो गया है। अमेरिका ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। उसने भी अमेरिकी ठिकानों को उड़ाना शुरू कर दिया है। सोने और चांदी में एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। और जिस तरीके से शेयर बाजार के लिए एक बड़ी सीख एलन मस्क की कंपनी लेकर आई है, उस पर भी बात करेंगे। माफ कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विश्लेषक विशेषज्ञ डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत। आपको स्वतंत्र के शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। शरद सर, 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप साहब का गुस्सा एकदम 8वें आसमान पर है। और जिस तरीके की स्थिति अब बनती जा रही है, तेल की कीमतें भी जो बढ़त दिखाई दे रही है, अब तो लग रहा है जल्दी 100 से पार होते हुए दिखाई दे सकती है। जी हाँ, ट्रंप का गुस्सा तो उसी दिन हो गया था जिस दिन खमेनाई के फ्यूनरल में किल ट्रंप के पोस्टर लगे थे। हम्म। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई। वहां पर ट्रंप साहब की सारी फैमिली हम्म। के ताबूत, कॉफिन्स हम्म। उन्होंने तैयार करके रखे। पूरी फैमिली के उन्होंने, आपने देखे होंगे वो दृश्य, उन्होंने सबके तैयार करके रखे हो। इस कदार उनके मन में रोष है। इनके तो 3 सैनिक माने गए हैं। वहां तो खैर लोग, बच्चियां मरी थी स्कूल की, आपको याद होगा, छोटी छोटी निर्दोष बच्चियां। तो अपने 3 सैनिकों की बात करें, दोनों ही तरफ नुकसान हो रहा है। और ईरान भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो इनके जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में जितने अमेरिकन बेसिस हैं, हम्म। इनके जो वहाँ एसेट्स हैं अंदर। और मुझे इनमें से कुछ बेसिस देखने का मौका मिला हुआ है। मैंने उनका बाकायदा चारों तरफ घूम के मुआयना किया हुआ है। पूरा सिटी विद इन सिटी है वो। सेल्फ सफिशिएंट प्लेसेस हैं, बेसिस। इसमें अंदर स्कूल्स हैं, इसी में अंदर मकान है। सिर्फ ये सिविल एम्यूनिटीज के लिए उस कतर पर या बहरीन पर, जॉर्डन पर डिपेंड रहते हैं। बाकी इन्होंने सब अपना, 50,000 सैनिक हैं पूरे के पूरे उस मिडिल ईस्ट एरिया में अमेरिका के। हम्म। तो उस पे ताबड़तोड़ हमले अब, और मेरे अनुसार विक्रांत, 3 से कहीं ज्यादा लोग मरे हैं। ये हम्म। 3 के जो नंबर बताए जा रहे हैं, ये नंबर मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी थिकली पॉपुलेटेड इनका वो पूरा जो अंदर अमेरिकन बेस सिटी होती है, हाँ। तो मेरे अनुसार काफी लोग मरे हैं। खैर चलिए, जो बताए जा रहे हैं वही मान लेते हैं। उसके बाद इन्होंने सदर्न ईरान को छोड़कर इन्होंने अब बाकी ईरानियन शहरों पर भी हमला शुरू कर दिया है, पहला। दूसरा, इन्होंने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला शुरू कर दिया। उनके पुल तोड़े हैं, उनके पावर प्लांट्स पे हमला हो गया है। एक हमला तो उनके उनके न्यूक्लियर प्लांट के आसपास भी हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उनकी, उसके हाँ। आसपास भी हुआ है। और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल तो है कि चाबहार पोर्ट, जो भारत द्वारा, जिसमें भारत ने 1,000 करोड़ रुपए लगाया हुआ है, उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। जबकि वो ये जानते हैं अच्छी तरह कि वो भारत का एसेट है, भारत ने उसमें निवेश किया हुआ है, और भारतीय व्यापार वहां से किया जाता है। 7,200 किलोमीटर के करीब वहां से माल आगे जाता है। पूरा डिस्टेंस अगर मिला ले, खंडाला पोर्ट से लेके और जहां अफगानिस्तान और आगे अन्य जगहों तक जाता है। ये अब मेरे हिसाब से विक्रांति एक फुल फ्लेश्ड वॉर, यानी हम्म। कि एक फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये वो नई लड़ाई नहीं है कि खाली मिलिट्री टू मिलिट्री है, या तुम्हारे ठिकानों को, हम मिलिट्री ठिकानों को खत्म करेंगे, मिसाइल को। अब ये फुल ब्लोन वॉर हो चुका है। अब इसमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं करी जा रही है। मुझे जो डर लग रहा है इसमें, वो डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा कुछ सुनने में आया, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहां तक सच्चाई है, कि ईरान कोशिश कर रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लेने की। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग जो युद्ध को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई ईरान कहीं अमेरिका पे हमला तो नहीं कर देगा, क्योंकि अमेरिका उनसे बहुत दूर है। अटलांटिक महासागर है बीच में, अटलांटिक ओशियन के उस पार है अमेरिका। तो अभी ईरान के पास उतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन भी जब रशिया पे हमला अब कर रहा है, पर पहले यूक्रेन के पास भी इतनी लंबी मिसाइल नहीं थी कि वो रशिया जैसे बड़े देश के अंदर जाके मारे। हाँ। तो अब ये जो भी अमेरिका इस समय कर रहा है, उनको इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि अगर रशिया और चाइना कहीं साथ दे दिया ईरान का, आईसीबीएम, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, वो देने में, तो ये हमला सीधा वहां जाके भी हो सकता है। कच्चे तेल के दाम फिर $90 छू गए थे, आज थोड़ी सी उसमें सॉफ्टनेस दिखाई दी है। डॉलर इंडेक्स 101 थी, थोड़ी सी वो नीचे आई है। मुझे लग रहा है कि पेट्रोलियम रिजर्व्स में से कुछ माल अमेरिका ने छोड़ा है। क्योंकि एक और खबर यह है कि अमेरिका में जो फ्यूल के दाम है,
वो फिर एक बार $4 प्रति गैलन चढ़ गए। ये 3 साढ़े 3 के करीब आ गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ऑयल कंपनीज को कि $2.5 प्रति गैलन ले आओ, क्योंकि एक समय पर $5 पहुंच गए थे, तो महंगाई बढ़ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि फिर से ये $4 पहुंचना खतरे की घंटी है सोने चांदी के लिए, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी तो फिर वही फेड की मीटिंग अभी 28-29 को है, उसमें बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। 28-29 की तारीख जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 29 को कॉमिक्स की एक्सपायरी भी है, 28-29 को फेड की मीटिंग भी है। काफी आपको सोने चांदी में भूकंप जैसे हालात दिख सकते हैं, ऊपर नीचे हिलेगा। यहाँ से मैंने आपसे संपर्क नहीं हुआ था कल, तो मैंने शरद कोहली ऑफिशियल पे सुबह सुबह एक वीडियो मेरी टीम में डलाया। मैं कहीं और आया हुआ हूँ जी, तो उन्होंने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा रात के टाइम के, आप सुबह सुबह जाने से पहले बना के जाइएगा। तो मैंने उसमें ये बात बताई है कि या तो 1,40,000 का जो किला है वो ध्वस्त हो जाएगा, उसको तोड़ के नीचे आ सकता है, या फिर 1,50,000 की ओर चल पड़ेगा। दोनों में से कुछ होगी। और अगर आप कल और आज के मुकाबले देखें तो आज सुबह सोने के दाम $4,000 के आसपास आ गए थे। इस समय $4,070 को पार कर गए हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ी कम आई है। और अब जो कॉमिक्स के सट्टेबाज हैं उनको ये उम्मीद है कि आने वाली मीटिंग में शायद महंगाई उतनी ना बढ़े और फेड अपना रुख थोड़ा नरम रखे, ऐसी उनको उम्मीद बंधी हुई है। सर, लेकिन जो आपने सोने और चांदी की बात की, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि सोने और चांदी में ट्रिपल डेथ क्रॉस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उसको भी पार कर चुके हैं। तो ये तो बड़ी कहा जा सकता है कि सोने और चांदी के सामने सबसे बड़ा संकट जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अगर हम देखें तो अभी तक सबसे ज्यादा वो दिखाई दे रहा है। क्या ये भी कहा जा रहा है कुछ जगह कि क्या सच में सोना बियरिश भी हो सकता है? देखिए, सोने में बेरिश और बुलिश जो है वो हम शब्द इस्तेमाल तो करते हैं। बेरिश का मतलब होता है कीमतें हाँ, लगातार नीचे की तरफ चले जाना बहुत दिन के लिए, इसको बेरिश कहते हैं। बुलिश होता है लगातार ऊपर की, इसको ये एक डायरेक्शन होता है। पर टेक्निकली आप देखें तो बेरिश और बुलिश और ये जो डेथ क्रॉस बनता है, ये मैंने कल शरद कोहली ऑफिशियल पे वीडियो डाला था कि डेथ क्रॉस क्या होता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं डेथ क्रॉस क्या है, तो मैं बता दूं, जब आपकी 50 डेमा 200 डेमा से नीचे चली जाती है तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। और डेमा जो लोग समझना चाहते हैं उसको डेली मूविंग एवरेज बोलते हैं। 50 दिन की एक एक दिन आगे करके एवरेज निकाली जाती है। जो बीत जाते हैं पहली डेट उसको छोड़ देते हैं, आने वाली डेट इंक्लूड, तो उसको मूविंग एवरेज कहते हैं। तो ठीक है, चार्ट में एक पैटर्न देखिए, जब आप प्राइसेस को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो कोई ना कोई डिजाइन तो बनेगा। और ये सच है कि 4,120 से लेके 4,160 तक जो थी वो 200 डेमा थी। और अब जो 50 डेमा है वो आपकी 4,080 से 4,100 120 से नीचे आ गई है। तो इस वजह से डेथ क्रॉस बना है। अगर हम पीछे 200 डेमा और 50 डेमा लें, ये सच है, पैटर्न इस प्रकार का बना है। और मेरा जो अपना आकलन ये कहता है विक्रांत, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि डेथ क्रॉस बनना सूचक होता है कि अभी और नीचे गिरेगा, सीधी सी बात है। लोग कह रहे हैं डेथ क्रॉस कह रहे हैं, यार सीधा बताओ ना होगा क्या। होगा ये कि यहाँ से डेथ क्रॉस बताता है कि आगे कीमत और गोता खा सकती है, पहली बात। दूसरी बात जो जरूरी मैं करना चाहता हूँ कि सोने और चांदी में विक्रांत, मुझे लगता है कि ये जो चार्ट्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, ये शेयर मार्केट की तरह ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि सोना और चांदी किसी बैलेंस शीट पर, किसी फंडामेंटल पर आधारित नहीं होता है। सोना और चांदी खबरों पर चलता है, डिमांड सप्लाई पर चलता है, किस सेंट्रल बैंक ने कितना खरीदा, फेड क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा घटाएगा, डॉलर कितना मजबूत है सस्ता है। तो इसके फंडामेंटल्स डायरेक्ट नहीं, जबकि कंपनी का जो शेयर होता है उसके फंडामेंटल्स सीधे होते हैं। कंपनी की टॉप लाइन कैसी है, कंपनी की बॉटम लाइन कैसी है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है, कंपनी के प्रोमोटर्स कैसे हैं, कंपनी की कितनी फैक्ट्रियां हैं, कंपनी का कितना स्टाफ काम करता है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। जबकि सोने चांदी में उसके इर्द गिर्द के फैक्टर्स काम करते हैं। आप अगर बहुत सटल बात है, जो लोग इसको समझें, अगर कि बहुत ही मैं सटल बात बोल रहा हूँ, सोने चांदी के डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चीजें काम करती हैं। जैसे मैंने कहा, फेड रेट कैसा है, डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, चलिए सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, ये तो सीधा हो गया, पर इसके अलावा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। तो सोने चांदी को इनडायरेक्टली ये चीजें, तो जब चीजें इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं तो ऐसे में टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न बहुत मायना नहीं रखता है। मेन बात मैं ये कहना चाह रहा था आपको। पर ठीक है, अगर एक पैटर्न बनाए तो हम उसकी इज्जत करते हैं, और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बड़े संस्थान ने इस डेथ क्रॉस की बात करी है तो हम उसकी इज्जत करते हैं।
और इज्जत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर यहां से और गिरता भी, और मैं तो गिर सकता है, हाँ गिरेगा ये नहीं, डेथ क्रॉस का मतलब ये नहीं कि, क्योंकि एक बात और है जो हम मिस कर गए, जी। कि डेथ क्रॉस बना है हिस्टोरिकल प्राइसेस पर, हाँ और हम कर रहे हैं आगे की प्राइसेस की बात। तो पहली बात तो आप दो अलग अलग टाइम जोन्स की बात करें, एक जो टाइम है बीत चुका है, और हम आने वाले समय की। तो जरूरी नहीं है कि बीता हुआ समय आने वाले समय जैसा हो, ये बहुत जरूरी बात इसमें नोट करने वाली है। पर गिर सकता है, गिरेगा नहीं, गिर सकता है, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये आपको और अवसर देगा एंटर करने के। ये बात हम अवसर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि लंबे वक्त का नजरिया जस का तस है विक्रांत, उसमें बिल्कुल। कोई बदलाव नहीं है। हाँ मैं ये जोर दे के अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, मेरा जो लंबे वक्त का आकलन है उसमें रत्ती भर का भी कोई बदलाव नहीं है। जो मैंने 2 से 5 साल की बात करी है, मैं उस पर कायम हूं। ये पीरियड लंबा हो सकता है, एक असाधारण परिस्थिति है, असामान्य परिस्थिति है। ये परिस्थिति जब तक चलती है, 10वें दिन लगातार बॉम्बिंग हुई है, ये खाली बोलने में आसान लगता है कि 10वें दिन बिल्कुल। बॉम्बिंग हुई है। एक कहावत होती है, गांव में जिस तन लागे वो जाने, जिस हाँ पर बीत रही है ना उनसे पूछिए। तो ये ट्रंप के लिए भी आसान काम नहीं है जो काम वो कर रहे हैं। उनका अपना नुकसान हो रहा है, पर इंटरनली आप देखिए कि क्रूड ऑयल के दाम की वजह से उनके इलेक्शन की डेट नजदीक आती जा रही है, और महंगाई वहां पर लगातार बढ़ेगी। अब अगर पेट्रोल गैस के दाम कम नहीं किए ऑयल कंपनीज ने, तो महंगाई वहां फिर बढ़ के आएगी। फिर ये सोने चांदी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में फेड फिर रेट बढ़ाएगा। हम्म तो कुल मिलाकर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये असामान्य परिस्थिति है। इसको किसी ट्रेंड के रूप में लॉन्ग टर्म में नहीं देखना चाहिए। डेथ क्रॉस एक ट्रेंड इंडिकेट करता है, जबकि यहाँ पर ट्रेंड अप्लाई नहीं करता, क्योंकि परिस्थिति बदलने में हाँ 1-2 रात का समय लगेगा और एकदम से बदल सकती है। तो बिल्कुल। इसलिए डेथ क्रॉस सुनने में, इसमें नाम वर्ड डेथ है, लोग सुन के घबरा रहे हैं। और मैंने भी सुबह जो खाली शरद कोहली ऑफिशियल पर हाँ डाला है उस पर यही टाइटल दिया है कि हाँ डेथ क्रॉस मौका है या डराने की चीज है। नाम से तो डर लगता है, हाँ पर यह है कि मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। सर, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का जो आईपीओ आया था, बड़ा उसने मार्केट में धूम मचाई थी यूएस में, और वहां पर $200 तक उसका दाम भाग गया था। लोगों में वही फोमो फैक्टर आया, और लोगों ने उसे महंगे दाम पर आईपीओ को उठाया भी था $200 तक। तो अब उसके दाम एकदम तेजी से गिरे और $120 से भी नीचे चले गए। इस घटना को किस तरीके से देखा जाए सर? इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आईपीओ, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ, और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट। कुछ भारतीय निवेशकों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। बाजार के संदर्भ में कोई बड़ी सीख मिलती है? जी हाँ, सीख ये लेनी चाहिए कि इंग्लिश में वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं यूफोरिया। हम्म। कि जब भी किसी चीज में यूफोरिया होता है, यूफोरिया का मतलब जो एकदम भीड़ चाल, और हाँ उसको लेके हाइप बन जाती है, बिल्कुल कहाँ $200 और कहाँ इशू प्राइस $135, तो इसकी हाँ, इशू प्राइस थी, बिल्कुल। उससे नीचे आ गया। तो जो जो इनिशियल यूफोरिया था वो खत्म हो गया। हम्म अब एक और इंग्लिश में फ्रेज होता है, यू कम टू टर्म्स विद रियलिटी। अब हाँ लोगों का सच्चाई से आमना सामना हो रहा है कि भैया जितना ये इन्होंने हमसे प्रीमियम ले लिया है इस पे, हाँ उतना प्रीमियम असल में इतना है नहीं, क्योंकि स्पेसएक्स का जो मॉडल है बहुत फ्यूचरिस्टिक है। आप कल को टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे स्पेस में, अभी आप टैक्सी का काम करते हैं सैटेलाइट्स के लिए, वहां जाते हैं, इनको छोड़ के आ जाते हैं। तो बिजनेस धीरे धीरे पिक करेगा लॉन्ग टर्म में। दूसरा, अमेरिकन मार्केट्स भी थोड़ी प्रेशर में रही हैं पिछले, देखिए आईपीओ जो नया आया उसकी भी सेंटीमेंट मार्केट के सेंटीमेंट के साथ ही चलते हैं ज्यादातर। हम्म तो मार्केट्स भी अंडर, जब से, क्योंकि हुआ क्या कि अभी पीछे 8-10 दिन से युद्ध फिर शुरू हो गया है। हम्म तो युद्ध शुरू होने से सारी की सारी मार्केट का वहां सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है, और उसके साथ स्पेसएक्स को भी खामियाजा। पर मुझे लगता है कि स्पेसएक्स में अगर आपको $100 के आसपास एंट्री का मौका मिलता है, हाँ तो वो एक अच्छा लेवल माना जा सकता है। हालांकि मैं कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूं, पर वो एक अच्छा लेवल माना जा सकता है। आप उसको लंबे वक्त के लिए रखें, क्योंकि स्पेस का जो बिजनेस मॉडल है उसमें इंटरनेट भी है, उसमें स्पेस भी है, उसमें और भी चीजें हैं, उनका मल्टीपल बिजनेस मॉडल है। और सर, लेकिन 11 अगस्त को इसके 20% शेयर और रिलीज होने हैं, बिकने आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि जो 120 का दाम है वो और नीचे जाए, जो आपने कहा कि $100 की जिस तरफ इशारा किया। तो जब एडिशनल 20% शेयर आएंगे तो लगता है कि दाम और नीचे गिरेंगे। हो सकता है, ये डिपेंड करेगा विक्रांत उस समय मार्केट सेंटीमेंट कैसा है। हाँ कि आज हम खड़े हैं, जब उस समय मार्केट सेंटीमेंट किस प्रकार का है, उस टाइम मार्केट में क्या सिचुएशन है, युद्ध की क्या परिस्थिति है, क्रूड ऑयल की क्या परिस्थिति है। क्योंकि यहाँ तो परिस्थिति रोज बदल रही है, आप देख हाँ ही रहे हैं, रोजाना परिस्थिति बदलती है।
रोज कोई नई खबर आ रही है, रोज रोज नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट खबर आई कि हूथियों ने सऊदी अरेबिया का रास्ता बंद कर दिया, सऊदी अरेबिया की शिप्स निकलना उसने बंद कर दिया है। तो अगर बाबल मंदेब यहां से पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आपको क्रूड ऑयल $125-150 तक जा सकता है। और सऊदी शिप भी अगर बंद होती है तो भी आपको क्रूड ऑयल $100 की तरफ जाता दिख सकता है। तो मुझे तो ये लग रहा है, देखिए सोना चांदी तो एक तरफ है, ठीक है, वो तो हम उसको टेम्परेरी फेस मान के चल रहे हैं। मुझे ज्यादा चिंता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन का क्या करेंगे, इलेक्शन कैसे फेस करेंगे वो नवंबर में, कौन सा राजनेता वोट मांग पाएगा अगर इन्फ्लेशन जो है वो ताबड़तोड़ होगी और लोगों की कमर तोड़ इन्फ्लेशन होगी। तो ऐसे में कैसे डोनाल्ड ट्रंप जाकर लोगों से वोट मांगेंगे, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वाले रिपब्लिकन्स की मेजोरिटी है एचओआर में, कैसे वो वोट मांगा जाएगा। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस समय दुविधा है। एक तरफ उन्होंने लड़ने की जिद कर रखी है, उनको लड़ना है और उनको उनको अपनी साख बचानी है, गुस्सा है उनके अंदर जो भी है। और दूसरी तरफ ये युद्ध कच्चे तेल के दाम बढ़ा के उनकी इंटरनल उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है। सर एक और अंतिम सवाल मैं अपने शेयर बाजार को लेकर आपसे पूछना चाहूंगा, इसके पीछे किस तरीके से समझा जाए कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में हम लोग देख रहे हैं कि ठीक तेजी है, सब ठीक है, लेकिन लार्ज कैप संभल में नहीं आ रहा है। तो क्या, क्योंकि एफआईआई ज्यादा पैसा लार्ज कैप में ही लगाते हैं, तो क्या वही एक कारण है या कुछ और भी इसके पीछे समझना चाहिए? देखिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं विक्रांत, वो हम्म। कुछ मिले जुले आ रहे हैं। मैं उदाहरण लेता हूं, फ्राइडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया। उनके एनआईआई और एनआईएम, नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत अच्छे आए हाँ। और क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ दोनों बहुत अच्छी आई। उसके बाद एचडीएफसी का, एक्सिस बैंक का, कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए। हाँ। वहां भी डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी थी। पर हम्म। उनके एनआईएम और एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत खराब आए हैं, अच्छे नहीं आए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट सो आया है, हाँ। तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटिंग हो तो इनकी, क्योंकि ऑयल टू केमिकल्स का बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, जियो का रिटेल का बिजनेस है, तो सारे वर्टिकल्स को मिला लें तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है। पर अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बहुत स्क्यूड रिजल्ट है। हम्म। तो मिले जुले मैं समझता हूँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, एफआईआई मिड कैप्स में भी लगाते हैं, खाली लार्ज कैप्स में नहीं लगाते। हाँ। कुछ एफआईआई ने स्मॉल कैप्स में भी लगा रखा है, ऐसी बात नहीं है, लगाते हैं, सिलेक्टिवली लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये दो चीजों पर इस समय निर्भर करेगा मार्केट की आगे की चाल। पहला ये युद्ध है और दूसरा रिजल्ट्स है। जिन कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होंगे उन कंपनी के आपको आपको मूवमेंट अच्छी आती देखेगी, उसमें पोटेंशियल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप कंपनी चूज करें हाँ। तो वहां पर आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी की पास्ट रिजल्ट्स, आगे की प्रोस्पेक्ट, ये सब कैसे हैं। तो इसलिए कंपनी स्पेसिफिक मैं समझता हूं अप्रोच इस समय बेहतर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप जुड़े और इन थैंक तमाम यू। चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।